इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे कि complete coverage of syllabus, UTT of educators of Bihar TCs। और आप ये भी देखेंगे प्लस कोर्सेज में कंप्लीट सिलेबस कवर्ड है, लिमिटेड ये सारी चीज़ें हैं। प्लस कोर्सेज लीजिए आप, फ्री में केवल लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं ओकेजनल, तो इसीलिए फ्री क्लासेस आप छोड़ करके प्लस कोर्सेज को आपको लेना चाहिए। सब्सक्रिप्शंस के बेनिफिट हैं डाउट क्लियरिंग सेशन, पॉल कमेंट क्विज, अनलिमिटेड सेशन, वॉच ऑफलाइन, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग मिले। ये बैच कोर्सेज हैं, अपकमिंग ऑनगोइंग बैचेज हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं। और आप देखिएगा बीपीएससी की नई कीमतें हैं। 1 मंथ के लिए 1600, 3 मंथ के लिए 4000, 6 मंथ के लिए 7200, 12 मंथ के लिए 8800, 24 मंथ के लिए 12800। जन कोड का प्रयोग करके आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आप इसको अपने अपने आर्थिक क्षमता के अनुसार आप ले सकते हैं, तभी आपको प्लस कोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो 1 मंथ के लिए ले, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ, 12 मंथ, सबसे अच्छा होगा 24 मंथ के लिए आपने। तो ये सभी न्यू प्राइसेस हो गई हैं, 1600, 4000, 7200, 8800 और 12800। ये आप देखिएगा लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स, डाउट्स, क्विज, ये सारी चीज़ें हैं। और हमने लेबर लॉज के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, और हम लोग दूसरे जो इसके पहले की वीडियो में हमने श्रम सुधारों की चर्चा की है, और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो दूसरा श्रम सुधार आयोग है उसके विषय में। और देखिएगा कि देश में श्रम कानूनों में बदलाव के प्रश्न पे विचार के लिए 1966 में एक पहले श्रम आयोग का गठन किया गया। तो जो पहला श्रम आयोग था, पहला जो श्रम आयोग था उसका कब है, 1966 में। और इसकी सिफारिशें सामान्यतः श्रम संरक्षण पे केंद्रित थी। तो क्या था, श्रम संरक्षण पे केंद्रित है जो, ये पहला है। दूसरा आयोग बना 1999 में, लगभग 66 में और 1999 में क्या फर्क है, लगभग 30 वर्षों के पश्चात जो है 1999 में इसके अध्यक्ष थे रविंद्र वर्मा। रविंद्र वर्मा की अध्यक्षता में एक दूसरा श्रमिक आयोग बना और एक दूसरे श्रम आयोग का गठन किया गया, और इसे आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के आलोक में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के साथ साथ और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की दशा में सुधार हेतु सुझाव देना। यानी कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसको संगठित क्षेत्रों के लिए भी सुझाव देने थे और असंगठित क्षेत्रों के लिए भी इसको सुझाव देने थे, और यह वैश्वीकरण के आलोक में बनाया। वैश्वीकरण और जब उदारीकरण जब आया भारत में 1991 में, उदारीकरण और वैश्वीकरण आया और ठीक 8 वर्षों के पश्चात इसकी स्थापना की गई। उसका मकसद क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पे और बाजार के अनुकूल भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की आवश्यकता के अनुरूप उसको सुझाव देना था, ताकि हमारा जो वो ऐसा विदेशी, अब इससे क्या होगा, अगर लेबर लॉज अच्छे होंगे तो विदेशी निवेश आएगा, उद्यमी जो है वो उत्साहित होंगे, तो इससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, आर्थिक ग्रोथ दर बढ़ेगी, ऐसे पूरा प्रभाव है इसका। इस आयोग ने नियोक्ताओं को छटनी और तालाबंदी का अधिकार प्रदान किए जाने की सिफारिश की, पहली बार, जिन्हें स्वीकारा जाने का मतलब है कि श्रमिक हितों की कीमत पे कॉरपोरेट हितों का संवर्धन। ऐसा आरोप लगाया गया ऐसा आरोप लगाया गया कि ये श्रमिक हितों की अनदेखी की जा रही और कॉरपोरेट हितों का संवर्धन किया जा रहा है। ऐसा इसलिए कि भाई नियोक्ताओं को छटनी और तालाबंदी का अधिकार प्रदान किया गया, तो ऐसा माना गया कि श्रमिकों का अनवरत और निर्बाध शोषण का मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए रविंद्र वर्मा आयोग की क्रिटिसिज्म भी की जाती है। और दूसरे श्रम आयोग की अनुशंसा आप देखिए कि कैसे
इसकी क्या क्या अनुशंसा। और इस बार का श्रम आयोग, इस बार की जो, क्योंकि श्रम संबंधी विधेयक जो है वो पेश किए गए हैं, 3 विधेयक पास किए गए हैं और एक विधेयक जो है वो पहले ही पिछले साल पारित हुआ, तो उनको भी हम देखेंगे साथ में। आज उसको हम लोग टॉपिक को खत्म करेंगे। दूसरे श्रम आयोग की अनुशंसाओं को आप देखिए तो इससे पता चलेगा कि वो किस तरीके की इस बार की जो संसद में जो पेश विधेयक हुए हैं उनकी क्या पृष्ठभूमि। औद्योगिक इकाइयों में कर्मचारियों की छटनी आदि के लिए सरकार की पूर्वानुमति की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। पहले ये था कि 100 अगर कर्मचारियों से ऊपर अगर कोई आपका आपका कोई उद्यम है तो उसमें सरकार की अनुमति लेनी होगी छटनी के। इसको, इस बाध्यता को समाप्त कर दिया। तो ये क्या है कि इसको शॉर्टकट में आप लिख लीजिए, सरकार की पूर्वानुमति की अनिवार्यता को समाप्त करने का प्रावधान। 1 नंबर। 2 नंबर में लिखिए, सार्वजनिक अवकाशों की अधिकता के मद्देनजर राष्ट्रीय अवकाशों की संख्या को कितना 3 पे सीमित किया गया। हम देखते हैं कि जैसे जो है वो 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, ऐसे ही 2 अक्टूबर भी है और 2 प्रादेशिक और 10 प्रतिबंधित अवकाश रखे गए। इसको भी राष्ट्रीय अवकाशों की संख्या को 3 तक किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके। काम के घंटों का निर्धारण करते हुए सुनिश्चित किया गया कि किसी भी व्यक्ति को एक दिन में 9 घंटे से अधिक और एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम न करना पड़े। तो ये 9 घंटे की सीमा, कई जगह पे हम लोग देखते हैं कि 10 घंटे 12 घंटे लोगों से काम कराया जाता है श्रमिकों से। तो इस बात के लिए किया गया प्रावधान कि केवल 9 घंटे ही ये होंगे। तो इससे जो है वो ये पता चलता है कि अब इसके आधार पे आप देखेंगे कि कितने ये श्रमिकों के हितों की देखभाल करता है, कितने कॉरपोरेट के हितों की देखभाल करता है। श्रमिकों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के आधार को अधिक व्यापक और प्रभावी निश्चित रूप से श्रमिकों के हित में है। श्रमिक आंदोलन को अधिक रचनात्मक और उपयोगी बनाने के लिए श्रमिक संघों की बहुलता पे अंकुश लगाई जाए। आज श्रमिक संघों की बड़ी बहुलता, राजनीतिक पार्टियों से एसोसिएट हो गए हैं, बहुत सारे उनमें श्रमिक संघ आ गए हैं। तो एक श्रमिक कहाँ पे वो बने, किसका सदस्य बने जिसमें उसको लाभ हो, तो इसको भी उपयोगी संघों की बहुलता पे यानी कि सिलेक्टेड होना चाहिए श्रमिक संघ। अगला है, आवश्यक सेवाओं के संदर्भ में हड़ताल के लिए गुप्त प्रावधान किया गया। गुप्त मतदान, मान लीजिए एसेंशियल सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्ट है, बिजली है, तो इसको लिए जो है वो गुप्त मतदान किया जाना चाहिए। अनुमति तभी होनी चाहिए जब श्रमिकों का बहुमत इसके पक्ष में, श्रमिकों का बहुमत हो तभी जाकर के अनिवार्य सेवाओं का हड़ताल तभी होना चाहिए। और श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पे मजदूरी के न्यूनतम स्तर का निर्धारण होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पे कितना मजदूरी का न्यूनतम स्तर होना चाहिए। अब देखिएगा इसमें आपको लिखना पड़ेगा, 14,000 है, 15,000 है, कितना अमाउंट है, इन बातों की सटीक जानकारी आपको चाहिए, तभी जाकर के वो आपको नंबर अच्छे मिल पाएंगे। उसी तरीके से देखिएगा कि साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मजदूरी के न्यूनतम स्तर के निर्धारण की छूट दी जानी चाहिए और इस शर्त के साथ कि राष्ट्रीय स्तर से कम नहीं। तो मजदूरी के न्यूनतम स्तर को ऊपरी स्तर पे भी रख सकती है जो है राज्य सरकारें चाहे। मान लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पे अगर मान लीजिए कि 15,000 रुपया है तो कोई राज्य सरकार उसको 16,000 रख सकती है, इससे कम नहीं रख सकती है, इससे ऊपर रख सकती है। तो ये छूट दी गई उसमें, यानी कि श्रमिकों के हितों की देखभाल के लिए राज्यों को भी परमिशन दिया गया, केंद्र शासित प्रदेशों को भी दिया गया। अगला है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए व्यापक और नीतिगत ढांचे को विकसित किया जाए। सबसे बड़ा तो इस देश में समस्या है कि असंगठित क्षेत्र को कैसे, उन्हीं की तादाद सबसे ज्यादा है, हमने अभी देखा है पूरे वर्कफोर्स में 90% तो असंगठित श्रमिक का ही योगदान है। तो जिसके तहत रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ साथ इसकी उपलब्धता और संरक्षण हो, शोषण के विरुद्ध संरक्षण हो, न्यूनतम मजदूरी के भुगतान हो, मनचाही बर्खास्तगी आदि से संबंधित पहलुओं का एक रेगुलेशन बनाया जाए। इन सब चीजों का एक रेगुलेशन हो, जो संगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है उनके रोजगार के अवसरों में कैसे वृद्धि हो।
तो इसको लेकर के वो चीजें बननी चाहिए और उनके मजदूरों के हितों पे ख्याल रखना चाहिए। और मनचाहा बर्खास्तगी नहीं हो, तो इन बातों को बड़ी संक्षिप्त रूप से लिख दिया जाना चाहिए। धीमी गति से कार्य करने की प्रवृत्ति को अनुचित आचरण मानना चाहिए और दोषी श्रमिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये प्रबंधन के हित में दिया गया। कई बार आपने मान लीजिए कि तनख्वाह आप दे रहे हैं 15, लेकिन वो श्रमिक बड़ी धीमी गति से काम कर रहा है, तो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब लागत बढ़ जाएगी तो प्रतिस्पर्धात्मक जो क्षमता है, किसी वस्तु के बिकने की संभावना वो समाप्त हो जाएगी। तो उद्यमी को कोई लाभ नहीं मिलेगा तो प्रॉफिट नहीं आएगा, वो वेतन कहाँ से देगा? तो हमें आज के जमाने में कोई काम को बड़ी तेजी से करना है, धीमी गति से काम करने से नहीं होगा। हम लोग बाजार में निर्यात नहीं कर पाएंगे, जब निर्यात नहीं कर पाएंगे तो हमारे देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति नहीं होगी, कॉम्पिटिटिव हमारा सामान नहीं बिक पाएगा वर्ल्ड स्तर पे। तो हमें अच्छी क्वालिटी का सामान जो है वो जल्द से जल्द तैयार करने की हमारे में क्षमता होनी चाहिए। तो दोषी श्रमिकों को ऐसे के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। स्पष्ट है कि दूसरे श्रम आयोग का मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक समृद्धि दर के अनुकूल श्रम कानूनों के लिए उपयुक्त सुझाव देना। अब 99 में देखिएगा कि सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स वो शुरू हो गए, तो हो गए तो इससे क्या हो गया? अगर हमने श्रम कानूनों को देखिए, श्रम कानूनों को अगर हमने ऐसे बनाया कि श्रमिकों के हितों का भी वो ख्याल, साथ ही जो है वो प्रबंधकीय जो प्रबंधन है, जो उद्यमी है, उनके भी हितों का उसमें, वो दोनों के बीच संतुलन। जब दोनों के बीच संतुलन होगा तो क्या होगा? आर्थिक जो है वो समृद्धि दर जो है वो बढ़ेगी 6%, 7%, 8%। क्यों? जबकि उत्पादकता बढ़ जाएगी। तो इससे क्या फायदा होगा? सभी को फायदा है। तो ये उसके अब प्रश्न ये है कि उसी के अनुकूल श्रम कानून बनाए जाए। तो ये एक उसके उद्देश्य था। हम देखें कि लोकसभा में श्रम संबंधी कानून, किस तरीके से श्रम संबंधी कानून जो है वो 3 विधेयक पेश किए गए। सरकार ने कहा कि हमने श्रम सुधारों के लिए तीनों विधेयक पेश किए गए, लेकिन मजदूर यूनियन इसका विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है ये देखिए। लोकसभा में प्राप्त तीनों बिल पास जो है प्रवासी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की परिभाषा को बदल सकते हैं, जिसका श्रमिक कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। क्यों? असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए काम करने वाली एक संस्था है वर्किंग पीपुल्स चार्टर। इन विधेयकों के वर्तमान स्वरूप को मजदूर विरोधी करार दिया और कहना है कि इन विधेयकों सरकार का इरादा श्रम सुरक्षा के ताबूत में आखिरी कील ठोकना। सरकार श्रम सुरक्षा को नहीं वैल्यू दे रही है, ऐसा आलोचकों का कहना। 22 सितंबर को विपक्षी पार्टियों ने भारी विरोध के बावजूद सरकार ने देश के श्रम क्षेत्र में सुधार का दावा करते हुए लोकसभा में श्रम कानून से जुड़े 3 महत्वपूर्ण बिल पास करा लिए। इनमें एक है कि सामाजिक सुरक्षा बिल, एक है आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा बिल जो है वो, और औद्योगिक संबंध संहिता बिल 2020। इन तीनों के बारे में आइए हम लोग थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और थोड़ी चर्चाओं को आगे बढ़ाएं। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने विधेयकों को पेश करते हुए कहा कि सरकार ने श्रम एवं रोजगार संबंधी संसदीय अस्थायी समिति, कोई भी कानून को पास करने से पहले संसदीय अस्थायी समिति बना दी जाती है जो उस पर गौर करती है, और उसमें 233 सिफारिशों में से 174 को स्वीकार कर लिया। इसलिए इन विधेयकों को स्वरूप में आमूल चूल परिवर्तन लाया। इसको जब संसदीय अस्थायी समिति ने दे दिया तो बहुत सारे इसमें वो उसको रिकमेंडेशन दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने व्यापक अध्ययन और परामर्श के बाद ही इन विधेयकों को तैयार किया। सरकार बेसिकली खुद वो एक्सपर्ट कमेटी बनाती है, उस कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पे, परामर्श के आधार पे तैयार किया जाता है। इसका मसौदा तैयार करते वक्त 9 त्रिपक्षीय बैठकें आयोजित की गई। हालांकि असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए काम करने वाली जो संस्था है वर्किंग पीपुल्स चार्टर ने
इन विधेयकों के वर्तमान स्वरूप को मजदूर विरोधी करार। तो कांग्रेस सहित सभी प्रमुख विपक्षी दलों का ये भी कहना है कि श्रम कानून मजदूर विरोधी है और पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाले। इन्होंने इसकी आलोचना की और ये कहा कि श्रम कानून जो है मजदूर विरोधी है, पूंजीपतियों उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना। अब हमें देखना है कि वास्तविकता क्या। पहले आर्थिक सुस्ती है, फिर लॉकडाउन के बाद देश में श्रमिकों की हालत बड़ी खराब। ये श्रम कानून इन्हें और भी कमजोर बनाएंगे। कभी भी हायर और फायर की नीति के कारण कंपनियों को मनमानी करने का मौका मिले। अब देखिएगा, साल 2019 में व्यापक विरोध के बावजूद वेतन संहिता विधेयक को पारित करा दिया गया था, जबकि 3 अन्य विधेयकों के कई दौरे की बातचीत और परामर्श के बाद 19 सितंबर को पूर्ण रूप से तैयार किया। सरकार का दावा है कि उन्होंने श्रमिक यूनियन की सभी मांगों को गंभीरता से इन बिलों में शामिल किया। सरकार का ये कहना है कि ट्रेड यूनियन की जो भी मांगे थी उसको हमने मान ली। वहीं वर्किंग पीपुल्स चार्टर ने एक बयान में कहा है कि इन विधेयकों को वर्तमान स्वरूप में श्रमिक यूनियनों का लगभग कोई भी सुझाव सार्थक रूप से शामिल नहीं किया गया। इसके साथ ही उनका यह भी दावा है कि ये विधेयक असंगठित क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा, जिनमें प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं, के साथ स्वरोजगार नियोजित श्रमिकों, जो घर पे काम करने वाले श्रमिकों हैं, अन्य कमजोर समूह किसी भी तरह से सामाजिक सुरक्षा नहीं दे पाने में पूरा विफल। तो असंगठित क्षेत्र के एक बड़े हिस्से हैं, खुद का जो वो काम करते हैं, जैसे ठेले वाले हैं, स्वरोजगार नियोजित जो श्रमिक हैं, घर पे काम करने वाले श्रमिक हैं, उनके लिए जो है वो क्या सेफ्टी नेट से सामाजिक सुरक्षा क्या मौजूद है आज के डेट में। एक मान लीजिए कि जो ठेला वाला जो सब्जी बेचता है, जो फल बेचता है, उसके लिए सामाजिक सुरक्षा कहाँ पे, क्या है सामाजिक सुरक्षा, कोई वादा किया गया है, कोई किया गया है एक्ट में, उन बातों को हम देखेंगे। श्रमिक यूनियनों को विधेयक से क्यों है आपत्ति, जो है देखिए। और पहले हम उठाएंगे सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। इस संबंध में श्रमिक यूनियनों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि सामाजिक सुरक्षा को एक अधिकार के महत्व नहीं देता है। सामाजिक सुरक्षा एक अधिकार के रूप में होना चाहिए, लेकिन उसको ये महत्व नहीं देता। संहिता की धारा कि भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों की पुरानी सीमा को बरकरार रखा गया। इस विधेयक में व्यक्तिगत आवासीय निर्माण कार्य जो है, जो दैनिक मजदूरी के स्तर पे बड़े लोगों को काम देता है, वो संहिता के प्रावधानों से बाहर रखा गया है। जो भी अगर निजी बिल्डिंग्स बनते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन के एरिया में लोग काम करते हैं, आवासीय निर्माण में जो है। तो ऐसे दैनिक मजदूरी पे जो दिहाड़ी पे रखे जाते हैं, उनको मजदूरों को बाहर कर दिया गया। इसके साथ ही भविष्य निधि के लिए केवल उन प्रतिष्ठानों को ही मान्य किया है जहां 20 से अधिक कर्मचारी, जबकि लाखों सूक्ष्म और लघु उद्यमों को इसके दायरे से बाहर कर दिया। इसका मतलब कि कोई अगर 5 कर्मचारी है, कोई 10 है, तो उसके उसके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। सीधे शब्दों में इसका मतलब है कि ऐसे कर्मचारी जो उन प्रतिष्ठानों में काम करते हैं जहां कर्मचारियों की संख्या 10 या इससे अधिक हो, केवल वे ही सामाजिक सुरक्षा कानून का दावा कर सकते हैं। पुणे निवासी एक श्रमिक कार्यकर्ता ने ये कहा कि इस देश में श्रम कानूनों की परंपरागत राजनीति रही, तो बड़ी संख्या में काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा कानून के दायरे से बाहर कर देती। तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि इसमें भी राजनीति है और इसमें एक ऐसी है कि सामाजिक सुरक्षा कानून से बहुत लोग बाहर हुए। तो ये सामाजिक सुरक्षा संहिता देखने में तो है, लेकिन इसमें और भी इसको अच्छे तरीके से बनाया जा सकता था, या उसको पेश किया जा सकता था, इसके कई ऐसे बिंदु डाले जा सकते थे। और चंदन कहते हैं कि कोरोना वायरस संकट के दौरान मजदूरों का जो बुरा हाल हुआ, उसे देखते हुए भारत सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और मजदूरों को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सामाजिक सुरक्षा उपायों और मातृत्व लाभों पर बेहतर काम करना चाहिए। इन संसद में पेश किए गए तीनों विधेयकों में सरकार ने इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। ये इसके आलोचनात्मक पहलू हैं। और श्रमिक यूनियनों ने की यह भी मांग है कि अंतर राज्य प्रवासी श्रमिकों का अलग अलग वर्गीकरण किया जाए। कि मान लीजिए कि कोई बिहार से कोई गया,
झारखंड से कोई गया जम्मू कश्मीर में काम, तो अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों का एक वर्गीकरण किया जाए और इसके साथ ही उनके कल्याणकारी कोष में योगदान के लिए एक उचित प्रणाली की व्यवस्था की जाए। इसे काम करने वाली इस अस्थायी आबादी के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था शामिल। आपने देखा कि माइग्रेंट वर्कर्स के साथ कैसी समस्या आ गई कोविड महामारी। उनको हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा करनी पड़ी, उनके पास राशन नहीं था, उनके पास ऐसी बहुत सारी समस्याएं। तो उनको एक किस तरीके से उनको सामाजिक सुरक्षा का लाभ उनको दिया जाए, ये बहुत पेचीदा प्रश्न है और दिया जाना चाहिए। वर्तमान में अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार का विनियमन अधिनियम अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के रोजगार को नियंत्रित करता है। यह केवल 5 या अधिक प्रवासी श्रमिकों पर ही लागू होता है, लेकिन नए प्रावधानों के अनुसार इस सीमा को बढ़ा करके 10 कर्मचारी कर दिया गया। ये केवल 5 या अधिक प्रवासी श्रमिकों पे ही लागू होता, लेकिन नए प्रावधानों से इसमें 10 कर्मचारी को शामिल कर दिया गया। अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार विनियमन अधिनियम 1979। श्रमिक कार्यकर्ता ये भी आरोप लगाते हैं कि लोकसभा में पेश किए गए तीनों विधेयक जो है इंट्रा स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, यानी कि उस राज्य के भीतर चल रहे पलायन पे कोई बात नहीं करता। अगर स्टेट गवर्नमेंट के भीतर ही एक स्टेट के किनारे पे कोई दूसरे किनारे चला जाए, जो देश में प्रवासी श्रमिकों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा, तो उनके लिए कोई ये उसमें इंट्रा स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स पे कोई काम नहीं। जो काम हुआ है, जो प्रवासी जो राज्य छोड़ के जो जाए, लेकिन राज्य के भीतर जो है विभिन्न जिलों में चाहे ऐसे अगर है, तो उनके लिए कोई प्रावधान इस विधेयक में वो नहीं नजर आता है। खेतिहर मजदूर व्यवसायिक सुरक्षा से व्यवसाय वंचित। व्यवसायिक सुरक्षा क्या है? अब तक हमने देखा सामाजिक सुरक्षा देखा, अब हम देखते हैं इसको व्यवसायिक सुरक्षा क्या है। व्यवसायिक सुरक्षा मतलब कि आपको पेमेंट संबंधी इन सब संबंधों का, व्यवसायिक जो है जहाँ पे आप काम करते हैं उनके स्वास्थ्य है, कार्यस्थल का है। व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों को विनियमित करने वाले कानूनों को समेकित और संशोधित करने का प्रयास करता है। हालिया वर्किंग चार्टर के वो कहा गया है, जो वर्किंग पीपुल्स चार्टर है, यह विधेयक आर्थिक गतिविधियों की कई शाखाओं को छोड़ देता है, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र जो भारत की कुल कार्यशील आबादी के 50% से अधिक हिस्सों को रोजगार देता है, ये उसको छोड़ देता है। ये आर्थिक गतिविधियों की कई शाखाओं को ये छोड़ता है। संस्था का आरोप है कि यह विधेयक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के एक बड़े हिस्से को भी छोड़ देता है ना। इवन जो है वो कृषि जैसे क्षेत्र के भागों को छोड़ देता है और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के बड़े हिस्से को भी छोड़ देता है। जैसे जैसे छोटी खदानें, होटल और छोटे भोजनालय, मशीनों की मरम्मत, निर्माण, ईंट भट्टे, हथकरघे, कालीन, कारपेट निर्माण, है ना, जो संगठित क्षेत्रों में भी अनौपचारिक तौर पे काम कर रहे हैं, जिसमें नए उभरते जैसे आईटी हो गया, आईटीएस, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स। तो ये है कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के बड़े हिस्से को छोड़ देता है, ऐसा आरोप जो है वो लगाया जाता है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। और देखिएगा कि श्रमिक यूनियनों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्वागत किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने दैनिक श्रमिकों और खेत मजदूरों सहित सभी श्रमिकों के लिए व्यवसायिक सुरक्षा और कार्यस्थल में बेहतरीन माहौल की भी मांग की। हालांकि एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था की जा रही है कि अगर दूसरे राज्य में भी अगर प्रवासी श्रमिक हो तो उन्हें खाद्य की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, तो इसका तो उन्होंने स्वागत किया है। लेकिन दैनिक श्रमिकों और जो खेत मजदूरों को जो है श्रमिक जो है, उनको व्यवसायिक सुरक्षा की उनको भी पूर्ति करनी पड़ेगी। तो ये बातें हैं और व्यवसायिक सुरक्षा से वो लेकर के आलोचना करते हैं।
देखिएगा, चंदन का कहना है कि महाराष्ट्र में गन्ना काटने वाले हजारों ऐसे श्रमिक हैं जो राज्य के भीतर ही एक जगह से दूसरी जगह पे पलायन करते हैं, बंधुआ मजदूरों की तरह काम करते हैं। इन श्रमिकों की कोई औपचारिक मान्यता नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें श्रमिकों को मिलने वाले लाभ नहीं मिल पाते। सरकार का हालिया विधेयक ऐसे श्रमिकों को भी उपेक्षा करता है। ऐसे बहुत सारे श्रमिक हैं जो भूमिहीन है, जो लेबर के तौर पे काम करते हैं, उनको व्यवसायिक सुरक्षा देने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया इस विधेयक। और देखिएगा कि दैनिक वेतनभोगी श्रमिक और खेत मजदूर पहले से ही असुरक्षित हैं। दैनिक जो है वेतनभोगी यानी दिहाड़ी वाले श्रमिक हैं। खेत मजदूर जो है पहले से ही असुरक्षित है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट में भारत में दुर्घटना से होने वाली मौतों और आत्महत्याओं के आंकड़ों के अनुसार देश में आत्महत्या से मरने वाले एक चौथाई लोग दिहाड़ी मजदूर। ये सब डेटा पेश किया गया। वहीं साल 2019 में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या 10,000 है, जो कि देश के कुल 1,39,000 आत्महत्याओं का 7%। वहीं बीते साल आत्महत्या करने वाले किसानों में लगभग 5,900 किसान थे, जो कि 4,324 खेती मजदूर थे। इससे पता चलता है कि जो भूमिहीन किसान है उनकी संख्या और भी खराब है। रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र में आत्महत्या के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए, जहां ये 38% था। इसके बाद कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। यह विधेयक ऐसे श्रमिकों द्वारा स्व घोषणा और डेटा शीट को भरने और उनका पंजीकरण करने की बात करता है, लेकिन यह विधेयक ये नहीं बताता कि इन चीजों को जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाए। ये कहता है कि ऐसे श्रमिक अपनी स्व घोषणा कर दें, डेटा शीट भरें, पंजीकरण करा लें, लेकिन ये उनको जमीनी स्तर पे चीजें कैसे प्रोवाइड की जाएंगी, वैसे उनके बारे में कोई सूचना इसमें प्राप्त नहीं होती है। वर्किंग पीपुल्स चार्टर का कहना है कि इस विधेयक से जुड़ा ये अन्य विवादास्पद मुद्दा यह है कि ठेकेदारों पे श्रमिकों की सुरक्षा का दबाव डालता है, न कि प्रमुख नियोक्ताओं या मालिकों पे। देखिएगा, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, जैसे मान लीजिए कि बैंकों का है, एटीएम बैंकों का, उनमें वो सुरक्षा गार्ड जो है वो लगा होता है। तो ये क्या होता है कि डायरेक्ट वो बैंक या एटीएम जो है वो सुरक्षा गार्डों को सीधे नियुक्ति नहीं करता है। उनके लिए एजेंसी होती है, वो सुरक्षा गार्ड को नियुक्त करता है। मान लीजिए कि उनका वेतन अगर 8,000 वो ले रहा है नियोक्ता से मान लीजिए कि 8,000 ले रहा है। ये क्या करता है कि एक्चुअल पेमेंट उनको 6,000 किया जाता है। 2,000 रुपया जो है वो जो बीच का कंसल्टेंसी फर्म है वो रख लेती है। तो ये क्या होता है कि वो इसी चीजों को बताया गया है कि इस ये ठेकेदारों पे श्रमिकों की सुरक्षा का दबाव डालता है। जो इसको हायरिंग कर रहा है, जो इसको बीच का मिडिलमैन जो है, न कि नियोक्ताओं, यानी कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उन पे नहीं होकर के जो उनको ठेकेदार जो उनको लगाया है उस पे वो वो सुरक्षा का दबाव डालता है। सुरक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में नियोक्ताओं पे कोई जिम्मेदारी तय नहीं करने की वजह से यह विधेयक जो है मजदूरों के हित में नहीं। ये सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कोई भी जिम्मेवारी वो उन पे नहीं तय की जाती है, नियोक्ताओं पे। तो ये मजदूरों के इसका मतलब कि ये हित में नहीं। और इसके साथ यह दैनिक और साप्ताहिक कार्य घंटों के लिए भी न्यूनतम मानक नहीं तय करता है। एक सप्ताह में कितना होना चाहिए, दैनिक वो कितना होना चाहिए, इन बातों की भी कोई उसको वो मानक नहीं। देखिएगा, श्रमिक यूनियनों का दावा है कि औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, अब देखिए कौन सा संबंध फिर एक आगे अलग, औद्योगिक संबंध, मजदूर की परिभाषा को सीमित भी करता है। क्या कहता है, इसमें लाखों नए और मौजूदा श्रेणियों की वैधानिक औद्योगिक संबंध संरक्षण के दायरे से बाहर छोड़ दिया जाए, जिसमें प्लेटफॉर्म के श्रमिक हैं, प्रशिक्षु हैं, आईटी श्रमिक हैं, स्टार्टअप और लघु कुटीर मध्यम उद्योग में कार्यरत जो है स्वनियोजित श्रमिक हैं, घर आधारित श्रमिक हैं, असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक, वृक्षारोपण श्रमिक और मनरेगा श्रमिक। तो ऐसे जो है वो औद्योगिक संबंध संरक्षण से ऐसे लोगों को बाहर कर दिया गया, ये आलोचना है। इसके साथ ही हड़ताल की परिभाषा किसी उद्योग में कार्यरत
50% या उससे अधिक श्रमिकों द्वारा एक निश्चित दिन पे आकस्मिक अवकाश को शामिल किया गया। ये श्रमिकों के प्रदर्शन में भाग लेने की क्षमता को भी बाधित करता। तो ये है किसी 50% किसी उद्योग में काम करने वाले या उससे अधिक श्रमिकों द्वारा एक निश्चित दिन पे आकस्मिक अवकाश को शामिल किया गया है। तो ये क्या है कि जिनमें 50% से अधिक ये क्राइटेरिया लगाया गया तभी जाकर के वो अवकाश माना जाएगा। यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक श्रमिकों पे ज्यादती करने के लिए मालिकों को खुली छूट देगा। विधेयक के अनुसार अब 300 से कम कर्मचारी वाली कंपनी सरकार से मंजूरी लिए बिना कर्मियों की जब चाहे छटनी कर सके। तो ये भी मजदूरों के हित के विपरीत है। लोकसभा में श्रम विधेयक पेश किए सांसद शशि थरूर ने कहा कि यह विधेयक मजदूरों के हड़ताल के अधिकार को प्रतिबंधित करता है और राज्य या केंद्र सरकारों को छटनी करने की अनुमति प्रदान करता। हालांकि श्रम और गंगवार ने लोकसभा को सूचित किया कि सरकार ने विभिन्न हितधारकों के साथ इन तीनों विधेयकों पर व्यापक विचार विमर्श किया है और 6000 से अधिक टिप्पणियां ऑनलाइन प्राप्त हुई। बाद में यह बिल स्थायी समिति को भेजा गया और जहां सिफारिशों को स्वीकार। लोकसभा में श्रम संहिता विधेयक को पेश करते हुए सरकार ने श्रम क्षेत्र में सुधारों का दावा किया, लेकिन मजदूर यूनियन सरकार पर अनौपचारिक क्षेत्र और प्रवासी श्रमिकों की उपेक्षा करने का आरोप लगा। प्रवासी श्रमिक के लिए कुछ नहीं किया गया, संगठित क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया गया, ये आरोप लगाया जा रहा। चंदन कहते हैं कि यह विधेयक कामगारों को एक पहचान प्रदान करने में विफल और सामाजिक सुरक्षा कार्यस्थल पे सभी श्रमिकों के लिए जो है वो सुरक्षित परिस्थितियों की व्याख्या पे भी ध्यान नहीं देते। इनमें डर है कि अन्य विधेयकों की तरह सरकार बहुमत के बल पर इस विधेयक को भी पारित तो कर ही ले। सरकार के इस कदमों का विरोध करने के लिए एकजुटता की आवश्यकता। ये कामगारों को पहचान नहीं दे पाता है, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल पे सभी सुरक्षित परिस्थितियों पे ध्यान नहीं है। तो भले ही विधेयक पास हो जाए, लेकिन एक उनको कामगारों पे एक निश्चित उनको नहीं दिया गया है उनको एक स्थान। तो इन चीजों के साथ ही और हमने इनको किया है संशोधनों का पूरा हमने 2 लेक्चर में कंक्लूड किया है। इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये विधेयक पास किए गए हैं। तीनों विधेयकों को एक बार हम लोग संक्षिप्त रूप से देख लें कि क्या ये विधेयक है, तो याद भी हो जाएगा। देखिएगा, सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक सामाजिक एक में याद कैसे कीजिएगा, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2000। सामाजिक सुरक्षा के बाद क्या है, व्यवसायिक सुरक्षा। याद रखिएगा, व्यवसायिक जो है व्यवसायिक सुरक्षा हो गया, इतना ही याद रखिए। व्यवसायिक सुरक्षा 2020 विधेयक, विधेयक सब जोड़ लीजिएगा। और एक क्या है ना, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा। और दूसरा है कि औद्योगिक है ना, औद्योगिक संबंध से, औद्योगिक संबंध। तो हमारे पास 3 विधेयक हो गए। एक है सामाजिक सुरक्षा, एक है व्यवसायिक सुरक्षा, व्यवसायिक सुरक्षा, और तीसरा है औद्योगिक संबंध। औद्योगिक संबंध जो है तो ये तीनों विधेयक पास किए गए और वेतन संहिता जो है वो पहले ही पास किया चुका है। ये चौथा हो, ये पास किया गया है 2019 में। तो एक छोड़ करके बाकी 3 जो है हाल फिलहाल पास हुए। तो इसी के साथ हम लोग जो है वो अपने क्लास को आज समाप्त करते हैं। रंजन कोड का प्रयोग करके लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम में लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फिर हम लोग अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे फिर।